यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और जिसके ग्रुप डी के एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग जो हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे उन्हीं से आ रहे हैं, ठीक है? कोई नए क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर लाया हूँ, तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो किस पर किया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। किस आधार पर? परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर किसको व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी को। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो कुल तत्व हैं वो कितने हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप ये पूरी लगा लेंगे हमारा ये क्वेश्चन का सेट, तो इसके बाद आपको क्या करना है? दोबारा आपको क्या करना है हम बताते हैं। आपको जाना है हमारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर, वहां से जाके आपको क्विज लगाना है। जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है? बढ़ते क्रमांक के बढ़ते क्रम में। इसके बाद आपको सबमिट करना है सारे क्वेश्चन को लगा के, तो आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो कौन से दर्पण का यूज किया जाता है इसमें? उत्तल दर्पण का किया जाता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बात करें कि जो छोटे व्यू होते हैं, जो छोटे व्यू देखने के लिए मतलब कि बहुत बड़ा व्यू दिख जाए, जैसे कि बहुत बड़े एरिया का व्यू इसमें दिख जाता है, किसमें? उत्तल दर्पण में। बहुत बड़े एरिया का व्यू थोड़ा छोटे फॉर्म में वो किसमें दिख जाता है? उत्तल दर्पण में। और वहीं पे बात करें अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण करता है उस जैसे किसी वस्तु को आप देख रहे हैं अवतल दर्पण के थ्रू, तो वस्तु आपको बड़ी दिखाई देने लगती है, ठीक है? तो आपको ऐसे डिफरेंस रखना है और इन दोनों के आपको एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे है CaCl यहाँ पे है CaCl2, ये है CaCO3 और ये है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? CaOCl2। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? CaOCl2। यहाँ पर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में बढ़ावा देता है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन या एब्सिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन जो एक प्रकार का पादप हार्मोन है, यह क्या करता है? हमारा कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे पिछली बार। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो किसका नाम किया जाता है? वोल्टमीटर। ठीक है, किसका किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। क्या नापने में? विभवांतर नापने में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर इसका आपको फॉर्मूला पूछ लेता है, क्योंकि फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा गया है,
तो फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या बताना है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, क्या लगना है, हाफ H2O। ठीक है, तो ये किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर नाम पूछ ले तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है तो आपको बताना है CaSO4 इंटू हाफ H2O। देखो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये दोनों, और बहुत बार परीक्षा में पूछ भी गए हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति और श्वसन दर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा। कौन करता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित, मेडुला ऑब्लिंगाटा। बिल्कुल सही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब कोई भी अनैच्छिक क्रिया आपसे पूछ ले जाए, जैसे आपसे पूछ ले सांस लेना, हृदय की धड़कन, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि हृदय की धड़कन जो मानव मस्तिष्क की किस अंग से होती है, तो आपको वहां पर लगाना है मेडुला ऑब्लिंगाटा। क्वेश्चन घुमा के भी आए तो आपको वहां पर थोड़ा सा उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ हमें पता चला कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन करवाता है, मेडुला ऑब्लिंगाटा, तो आपको वहां पर आप आसानी से लगाकर आ जाएंगे, सी आप करेक्ट आंसर लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं, बताइए, ठोस, द्रव, गैस। तो सबसे जो अधिक गति से जो यात्रा करती हैं वो किस में करती हैं, ठोस में करती हैं। और यही बात करें कि सबसे स्लो किस में करती हैं, तो सबसे स्लो किस में करती हैं, बताइए। आपको ये बताना है कि सबसे जो स्लो है वो किस में करती हैं, कमेंट में बताना है। बहुत ही ये वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मैथोनिक अम्ल। कौन सा होता है, मैथोनिक अम्ल। कभी कभी मैथोनिक अम्ल ना देके आपको दे दिया जाता है फॉर्मिक अम्ल, तो आपको याद होना चाहिए कि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मैथिनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य पौधों में क्या होता है? जाइलम से आपको याद रखना है, मैंने आपको पिछली प्रैक्टिस जो करवाई थी उसमें बताया था, जाइलम से आपको याद रखना है जल। जाइलम से आपको क्या याद रखना है, जल। तो भोजन का परिवहन तो नहीं हो सकता, जल या खनिजों का परिवहन हो सकता है। क्यों, जाइलम करता है जल का। तो अगर बात करें फ्लोएम, तो फ्लोएम किसका करता है, फ्लोएम करता है भोजन। किसका करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। तो आपको इस प्रकार से कुछ चीजों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में पैरेलल जोड़े हुए हैं। देखो 10 ओम का एक है, 10 ओम का है एक, ये गलत लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक 20 ओम का है। ठीक है, तो दो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो कैसे जोड़ते हैं, 1/r, ये हो गया अपना फाइनल प्रतिरोध। तो 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, जोड़ दीजिए इसको, 1/r बराबर 1/r कितना है, एक हो गया अपना 10 प्लस एक हो गया अपना कितना 20। इसको अपन जोड़ते हैं, जैसे कि 1/r इक्वल टू 20, एलसीएम आ गया, और इसको 2 प्लस कितना, ये हो गया 1, तो ये हो गया अपना, यहाँ कर देते हैं 1/r इक्वल टू 3/20। अब इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि r बराबर 20/3। अब इसको अगर 20/3 ऑप्शन में होता तो हमारा करेक्ट होता, लेकिन नहीं है, चलो इसको डिवाइड कर देते हैं। r बराबर 3 से करेंगे तो 6 बार 0.67, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो इतना तो ठीक है जेतु। अगर इनके बाद भी आपसे एक क्वेश्चन आ जाए यही कि अगर यही आपसे पूछ लेता कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता, तो श्रेणी क्रम में आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना है आपको। श्रेणी क्रम में अगर आपसे पूछ लेता है, श्रेणी क्रम की बात करते हैं, तो r बराबर फाइनल होता है r1 प्लस r2। तो वहां पर आप सीधा बता सकते हैं कि 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, जो आपका फाइनल जो प्रतिरोध आएगा आपका कितना आएगा, आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है?
भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है बताइए? तो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, जिसमें रेडॉक्स प्रक्रिया होती है। कौन सी? रेडॉक्स। रेडॉक्स के अंदर दो प्रक्रियाएं आती हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ब्लड प्रेशर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो अधिवृक्क, एडिनल ग्लैंड जो होती है वो किसको नियंत्रित करती है? हमारे ब्लड प्रेशर को। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है किडनी, ये जैसी किडनी है तो इनके जस्ट ऊपर ऐसी पाई जाती है, कौन सी? एडिनल ग्रंथि। ये होती हैं एडिनल ग्रंथियां। तो ये क्या करती हैं? हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती हैं। किसी लेंस की क्षमता, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। सिरके में मौजूद मुख्य अम्ल कौन सा है? सिरके में मौजूद मुख्य अम्ल कौन सा है बताइए? एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मैलिक अम्ल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। जो सिरका होता है उसको क्या भी कहते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, सिरके को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ये तो बहुत बच्चों को पता होगा कि जो कोशिका है वो जो मानव शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। इकाई से मतलब ये होता है सबसे छोटा, सबसे छोटी इकाई। जैसे कि एक घर बनता है तो उसकी सबसे छोटी इकाई एक ईंट मानी जाती है। ईंटों से जोड़ के क्या बनता है? घर। इसी प्रकार मानव शरीर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से जोड़कर बना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मानव के शरीर की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? कोशिका है। बिजली के हीटर की कुंडली किस मिश्र धातु से बनी होती है? तो किससे बनी होती है? नाइक्रोम। जो बिजली के हीटर होते हैं उसकी मिश्र धातु किससे बनी होती है? नाइक्रोम की बनी, वो नाइक्रोम का वायर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिटमस विलयन किस प्रकार प्राकृतिक पौधे से प्राप्त होता है बताइए? जो लिटमस विलयन होता है वो किस प्राकृतिक पौधे से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइकेन। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके बाद आपको जाना, जो क्विज दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में इन्हीं क्वेश्चन की, आपको वो लगाना तो याद हो जाएंगे क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन मानव पाचन तंत्र के किस भाग में शुरू होता है? तो मुखगुआ से होता है क्या प्रोटीन का पाचन? नहीं। कहाँ से होता है? अमाशय से। मुखगुआ से पाचन किसका होता है? आपको ये बताना है। मुखगुआ से पाचन तो शुरू होता है लेकिन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? मुखगुआ से। अगर बात करें हम प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? अमाशय से होता है, ठीक है। पहली बात, अमाशय से होता है और पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता किसके एंजाइम द्वारा होता है तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमाशय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है? तो कौन सा सब रंग जो होता है सबसे अधिक विचलित होता है? बैगनी। कौन सा रंग होता है? बैगनी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बैगनी। और सबसे कम विचलित कौन सा होता है? लाल रंग, ठीक है। कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? लाल सबसे कम विचलित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? तो कौन सा अम्ल सहायक होता है भोजन के पाचक में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप क्या कहते हैं? HCl भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो अमाशय में क्या भरा होता है? HCl, उसके कारण उसकी दीवारों को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंच होता है? तो उसमें म्यूकस की दीवार होती है। क्या होती है? म्यूकस की दीवार होती है। उस कारण उसमें क्या होता है कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि HCl बहुत प्रबल अम्ल होता है। अगर आप नॉर्मली इसे अपने हाथ में रख लेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन जो आपका अमाशय है वो नहीं जलता। वो किस कारण से नहीं जलता? म्यूकस नामक एक द्रव्य की दीवार होती है आपके अमाशय के चारों तरफ। जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है
तो कौन सी गैस निकलती है? बताइए। सोडियम धातु को जब जल में डाला जाता है कौन सी धातु निकलती है? हाइड्रोजन धातु निकलती है। आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। किसका किया जाता है? गैल्वेनोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है हरा रंग। अगर बात करें ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और अगर बात करें पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। भाई लोग आप लोग लाइक कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हम आपके लिए और नई नई वीडियो लाएंगे जिससे कि आप एग्जाम में बहुत ही मदद मिलेगी। आप लोग लाइक कर देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही मिलते हैं जो हमें कि जो थोड़ा-सा डोनेट भी कर देते हैं, कुछ अमाउंट डोनेट कर देते हैं जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। छोटी से छोटी अमाउंट डोनेट करते हैं लेकिन हमें उससे भी आपको मोटिवेट मिलता है, ठीक है? मोटिवेशन मिलता है जिससे कि आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकते हैं। लाइक ज़रूर करें। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त पीरियड होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त होते हैं बताइए? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। क्या होते हैं? 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। यानी कि अगर इसका एम देखें तो एम वजन कितना है? द्रव्यमान कितना है? 50 है और वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा तो आपको पता होगा, जिन लोगों को पता है तो ठीक है कि गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। ये होता है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। जब भी आपको याद आए मतलब क्वेश्चन आया था तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, आप लोग याद कर लीजिए। तो आपको निकालना है गतिज ऊर्जा, तो 1/2 एम की जगह एम रख देंगे यानी कि 50 और भी की जगह भी रख देंगे 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/2 इंटू 50 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 25 बार, 2 25 हम 100, 25 का गुणा करेंगे 100। तो 2500 ऊर्जा किस में मापते हैं? जूल में। तो कितना आ जाएगा? 2500 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा आंसर है? ये रहा अपना 2500 जूल, भी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2500 जूल। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना था। क्या था? फॉर्मूला याद रखना था। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी वो कहाँ पर होता है? ये आपको बताना है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। धोने के सोडे बाथिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका धोने का सोडा यानी कि बाथिंग सोडा जिससे आप कपड़े धोते हैं उसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, लगभग ये वाला आंसर था, ये कोड में लिखा हुआ है लेकिन आपको ये याद रखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। जो धोने का सोडा होता है ये उसका फॉर्मूला होता है। कई बार पूछा गया है, आपको याद रखना Na2CO3 इंटू 10H2O। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मल्टी टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन। मनुष्य के सुनने का सामान्य श्रव्य सीमा क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है सुनने की सीमा। यानी कि मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, अब ये सीमा होती है किसकी? मनुष्य के सुनने की। अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों में फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? जो पौधों में फ्लोएम, मैंने अभी बताया था एक पिछले क्वेश्चन में, आपको ट्रिक के द्वारा बताया था कि अगर जाइलम आ जाए तो जल का संवहन होगा, फ्लोएम आ जाए तो भोजन का परिवहन होगा। तो आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो साधारण नमक है उसका नाम जो नाम है वो तो कहलाते हैं, उसे NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं। तारों का
टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का कारण होता है? वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विकिरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो आपका जो टीबी है वो किसके संक्रमण से होता है? बताइए। जो टीबी है वो किससे होता है? आपका जीवाणु से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जस्ते की परत किस पे चढ़ाई जाती है? लोहे पर। 1 किलोवाट घंटा में क्या 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶। कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए 1 किलोवाट घंटा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कान में 3 पाई जाती हैं, एनेकस, स्टीप। कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है कान में? बताइए। 3 हड्डी पाई जाती हैं, स्टेपीज, एनेकस और एक और पाई जाती है। ठीक है, 3 हड्डी पाई जाती हैं। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? 18वें समूह में रखा गया है। आर्गन कार्गन करके ये जो आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है, ये सब जो गैसें हैं उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? 1/6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो त्वरण होता है किसका? पृथ्वी का। जो पृथ्वी पर जो त्वरण होता है, पृथ्वी पर जैसे त्वरण है, ये किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी का त्वरण जो होता है चंद्रमा के त्वरण से 6 गुना होता है। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रखिए, सिंपल था कि किसी वस्तु का जो चंद्रमा का भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आज के मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करवाए। इन 40 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मल्टी टाइम आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बाद जो हमने आपको क्विज बताई थी, कि ये क्विज आपको लगाना है, तो वो क्विज आप जाके जरूर लगाएं। ये वाली क्विज आपको जरूर लगाना है, जिससे कि आपको क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और फिर आप इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाना है, जिससे कि आपको नए नए इसी प्रकार का कंटेंट मिलता रहे। फ्री कंटेंट, फ्री टेस्ट, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ही रह रही हैं। ठीक है, लाइक और आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।